Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 की एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। इस पूरे उसमें ना ये सबसे इजी है मॉडलिंग का पार्ट। बस यहाँ पे आपको जो है इक्वेशंस को अच्छे से आना चाहिए कि इक्वेशंस हैं क्या एक्चुअली और उसका डेरिवेशन क्या है। यहाँ पे ये सब पे सारा काम होगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो है सबसे पहले कंपार्टमेंटल मॉडल से शुरू करेंगे और हर क्वेश्चन में ना जिस क्वेश्चंस में पॉसिबल हो सकेगा आप कंपार्टमेंटल डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, सो देख लेते हैं एक बार कंपार्टमेंटल मॉडल क्या होता है, कंपार्टमेंटल डायग्राम क्या होता है। So many processes may be considered as the compartmental models, that is, the process has inputs to and outputs from a compartment over time. Consider a very simple example, the amount of CO2 in the atmosphere. The compartment is atmosphere. The input of CO2 occurs through many processes such as burning. Output occurs through many processes such as plant respiration. The below is the diagram called compartmental diagram. हमने बोला हमारा कंपार्टमेंट क्या है, ये एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर बीच में आ गया। इनपुट यहाँ से जाएगा और यहाँ से बाहर आउटपुट आएगा। तो इनपुट CO2 जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, CO2। तो ये क्या आ गया, इनपुट आउटपुट कंपार्टमेंटल डायग्राम फॉर CO2। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन is the amount of CO2 in the compartment at the given time or over the longer period levels are increasing or decreasing. हमें ये जानने में इंटरेस्ट है। ठीक है, now we come to the very important part, that is the balance law. Balance law से आपकी आगे सारी चीजें काम करेंगी। Suppose we are modeling the amount of CO2 as above or the size of population, each of which is changing with time. We can think of the amount of CO2 as occupying the compartment and the rate of change can be considered as rate in minus rate out. ये हम नॉर्मल बोल रहे हैं और अगर this is called the balance law. In words में अगर हम बात करें so net rate of change of the substance is equals to rate in minus rate out. It could describe the decay process of radioactive elements, births and deaths in the pollution into and out of the lake or river. So इन सारी चीज़ों में जो आपको हेल्प करेगा। तो अब जो यहाँ पे हम पहली चीज़ सीखने वाले हैं that is exponential decay and radioactivity. While certain elements are stable, others are not. Such elements are called radioactive. Consider this process in the terms of compartment without input but with the output over time. तो यहाँ पे इनपुट कुछ भी नहीं है, कंपार्टमेंट है रेडियोएक्टिव मटेरियल, आउटपुट क्या आ रहा है, एमिटेड पार्टिकल्स। दिस इज सिंपल कंपार्टमेंटल डायग्राम फॉर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर। इन वर्ड्स इक्वेशन कैन बी expressed above decay process as rate of change of radioactive at time t is equals to minus rate amount of radioactive material decay. ठीक है, सो आप जो है अभी सिर्फ इन सब के बेसिक्स को जान रहे हो, बहुत सिंपल चीज़ों को अभी आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आगे जो है हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, वहाँ से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। ये सिर्फ कुछ टर्म्स हैं, कुछ मीनिंग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जब हम आगे क्वेश्चंस धीरे धीरे करेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे जो ये लेक पॉल्यूशन मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम इसको सिर्फ कंपार्टमेंट के थ्रू ही समझेंगे। जब इसके ऊपर पूरा जो इसका डेरिवेशन है वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स हैं ये पहले आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हमें कंपार्टमेंटल डायग्राम बनाने चाहिए, जो हमें जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है, तो इस तरह से जो है हम कंपार्टमेंटल डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही सीख रहे हैं कि कंपार्टमेंटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, कोई भी हमें आ जाए उसका कैसे बनाना है। ठीक है, पेपर में रैंडमली किसी का भी नहीं पूछते, वो आपको वो डायरेक्टली एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन में आपको कंपार्टमेंटल डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, और मॉडलिंग जो है बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है, यूनिट 3 जो है वो सिंपल सी है, बस आपको चीज़ों को समझना है और आनी चाहिए आपको। ठीक है,
आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं लेक पॉल्यूशन मॉडल की। यहाँ पे हम पूरा लेक पॉल्यूशन मॉडल डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी जनरल कंपार्टमेंटल मॉडल की बात कर रहे हैं। कंसीडर दिस प्रॉब्लम विद अ सिंगल कंपार्टमेंट देन द लेक। Applying the balance law, there is an input of polluted water from the river flowing into the lake. Due to pollution dump into lake and the output as water flows from the lake carrying some pollution with it. यहाँ से अब आप देखो मास इनफ्लो हो रहा है, मास ऑफ pollutant in the lake and then the mass outflow. So it is just a simple compartmental diagram for the pollution in lake. Now the word equation for the mass of pollutant in the lake is given by rate of change of mass in lake is equals to rate of mass enters the lake and minus rate mass leaves the lake. ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी हमारे पास वर्ड इक्वेशन हमें पता चल गई। अब यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन देखेंगे इसी के ऊपर बेस्ड। यहाँ पे इन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है हमें। Consider the concentration of salt dissolved in the tank of water. A tank contains 100 liters of salt water. Initially, S0 kg of salt is dissolved. Salt water flows into the tank at the rate of 10 liters per minute. And the concentration CIN, this is basically incoming water. CINT of this incoming water salt mixture varies with time. Assume that salt solution flows out at the same rate at which it flows in. That means the volume of water salt mixture in the tank remains constant. What we have to find is the differential equation for the amount of salt in the tank at any time t. ठीक है, हमें निकालना है, हमें सिंपली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देनी है एट एनी टाइम टी, कोई पर्टिकुलर उसको सॉल्व नहीं करना। शो देखेंगे एक बार, हमें जो है बेसिकली निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो हम ऐसा करते हैं, टैंक जो है वो कंपार्टमेंट मान लेते हैं, एस टी मान लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दी टैंक एट टाइम टी। तो हमें क्या निकालना है, सिंपली डी एस बाई डी टी, ये हमें बताना है। और मेंशन कर रही हूँ मैं, एस क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक। ठीक, अब आप सबसे पहले इसका कंपार्टमेंटल डायग्राम देखो। इसका कंपार्टमेंटल डायग्राम क्या होगा, यहाँ से सॉल्ट इनफ्लो होगा, ये मेरा टैंक है, और यहाँ से सॉल्ट आउटफ्लो होगा। तो हम मेंशन कर देते हैं सॉल्ट इनफ्लो टैंक, सॉल्ट आउटफ्लो। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है एक टैंक है, उसके पास 100 लीटर ऑफ वाटर है। तो लिख लेते हैं, एक टैंक है जिसके पास 100 लीटर ऑफ वाटर है। इनिशियली जो है हमें S0 किसकी, S0 क्या है हमारे पास, इतना सॉल्ट हमारे पास उन्होंने उससे वाटर में डाला, इनिशियल वैल्यू जो है। सॉल्ट वाटर फ्लोज इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 10 लीटर। अब जो सॉल्ट वाटर फ्लो कर रहा है टैंक में वो कितना है, 10 लीटर पर मिनट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ सॉल्ट एंटर्स टैंक, तो एंटर कितना करेगा सॉल्ट टैंक में, दैट इज 10 कंसेंट्रेशन ऑफ इनकमिंग वाटर एट एनी टाइम टी। ठीक, तो ये मेरे पास एंटर की वैल्यू आ गई। एग्जिट कितना करेगा या लीव कितना करेगा, सॉल्ट लीव्स द टैंक, वो कितना आ जाएगा, रेट एट विच सॉल्ट इज लीविंग द टैंक क्या हो जाएगा वो मेरे पास, द फ्लो रेट आउट मल्टीप्लाइड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन मेरे पास कितना है, एस टी अपॉन 100 है। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी रेट से वाटर बाहर आ रहा है, वो 10 की स्पीड से आ रहा है, तो 10 इंटू एस टी अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये मेरे पास सिंपली क्या आ गया, एस टी अपॉन 10 आ गया। तो ये मेरे पास लीव की वैल्यू आ गई, ये एंटर की आ गई। अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे को निकालना होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, तो मैं लिख देती हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन लेक, वो कैसे गिवन है,
It is given by the form rate of mass enters the lake minus leaves the lake, rate of mass leaves the lake. अब हमें एंटर की भी वैल्यू पता चल गई, कितनी है 10 कंसेंट्रेशन इनकमिंग टी माइनस, और लीव कितना कर रहे हैं ST/10. तो हमें क्या देनी थी, हमें सिर्फ इक्वेशन ही बतानी थी ना कि रेट ऑफ चेंज इन द मास ऑफ सॉल्ट इन द टैंक इज गिवन बाय दिस पार्ट. तो ds/dt हमें निकालना था, ये हमारा निकल गया. ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है, एक एक चीज मेंशन कर रखी है, आप देख लेंगे और इस तरह से ही अपना एग्जामिनेशन में करके आएंगे. ठीक है, सो हमने बता दिया कि टैंक हमारा कंपार्टमेंट है. हमने क्या माना, ST को हमने माना अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट टाइम t. कंपार्टमेंटल डायग्राम बनाया. अब बैलेंस लॉ लगाने के बाद हमें क्या मिली, वर्ड इक्वेशन में हमने उस चीज़ को लिख दिया कि रेट ऑफ द मास सॉल्ट एंटर्स द टैंक माइनस लीव्स द टैंक. अब एंटर कैसे कर रहे हैं सॉल्ट, 10 C इन कंसेंट्रेशन ऑफ इनकमिंग एट द टाइम t, एंड लीव के लिए क्या हो जाएगा 10 इंटू ST/100. तो कितना आ जाएगा ST/10. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइब करनी थी हमें, रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ द सॉल्ट इन टैंक इज गिवन बाय ds/dt, किसकी इक्वल आ जाएगा 10 कंसेंट्रेशन इनकमिंग माइनस सॉल्ट माइनस S/10. ठीक है, आगे अगर इसको इन केस वो पेपर में कहते सॉल्व करना है तो आप आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हो. ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन.